एक बार जोरदार तालियां आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए। यहाँ इस पावन धरा पर आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां सबसे हमारा निवेदन रहेगा आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए। धन्यवाद। आग्रह निवेदन सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेला कमेटी के प्रधान श्री दिनेश कुमार जी, श्री वीरेंद्र कपिल जी उपाध्यक्ष, हेतराम शर्मा जी उपाध्यक्ष, श्री महेश राज जी जो कि हमारे कांग्रेस के कुशोक विधानसभा से क्षेत्र से प्रत्याशी है थे, श्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब ये भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पृथ्वीराज जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, श्री संजय शर्मा जी, ललित शर्मा जी, ओम सिंह जी, पदम देव जी, अशोक कुमार जी, प्रेम वर्मा जी, नीमचंद जी, मनोहर लाल जी, सदस्य श्री उत्तम चंद जी चौहान, डीसी साहिबा, एसपी साहिबा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे महामंत्री प्रदीप वर्मा जी, मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान जी और तत्तापानी के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे साथियों, मेरी यादें स्कूल टाइम की तत्तापानी से जुड़ी हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम शिमला में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था, कुसुमटी नाम था, छोटा शिमला, और सुन्नी में टूर्नामेंट हुआ करते थे। अभी भी सुन्नी में स्कूल के टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने स्कूल से यहां आया। डिबेट में तो नहीं हम प्राइज जीत सके, लेकिन यहाँ जो नदी थी, अब तो ये पूरा डैम बन गया है, यहाँ खड़े होकर हमने अपनी तस्वीरें खिंचवाई। तो पानी का भाव इतना तेज था, तो हमारे साथ जो छात्र आए हुए थे, जो हमारी उम्र के मेरे साथ स्कूल से आए थे, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, तो फिसल रहे थे। तो फिसलते फिसलते एक लड़का फिसल गया। तो स्कूल में जो हमारे साथ टीचर आई थी, मैडम, वो बोलती कि आप डूब रहे थे। तो उस समय स्कूल में प्रार्थना होती थी, तो सुबह प्रार्थना में हमारे को बुलाया और प्रिंसिपल में हेडमास्टर होते थे तब में, बोला हाथ आगे करिए कि आपने तो हमारा नाम डुबो दिया था, अगर सतलुज में डूब जाते। ये सच्चाई है। और ये मैं 10th में पढ़ता था, 81-82 की बात है। तो उसके बाद जब भी तुलादान करना होता था, यहां हम अक्सर आया करते थे। आज मैं इस पावन अवसर पर बतौर मुख्यमंत्री बनकर पहली बार आपके बीच में आया हूं। आपने देखा होगा कि 1 महीने से कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है। काम बहुत करना है और मजबूती से करना है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बगैर हम कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला हमने ये काम किया कि आम नागरिक और विधायकों की जो सुविधा थी, उसको एक बराबर कर दिया गया। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण करने के बाद सब लोग अपने सचिवालय में जाते हैं, परंपरा है, अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं और कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। कैबिनेट बन चुकी थी, वो मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट बन जाती है। लेकिन मैं उन बालिका आश्रम के पास गया, उन प्यारी बेटियों से हमने कुछ सीखा
और एक फैसला किया कि जिसके मां नहीं होती, जिसके पिता नहीं होती, वो कैसे जीवन यापन करते। दर्द होता है, और वहां से हमने सीख ली, और उसके बाद हमने उनके लिए 100 करोड़ की सुख आश्रय योजना लाई। मैं इस योजना का प्रचार आपके पास इसलिए भी कर रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द भी कोई अनाथ बच्चा है जो अपने रिश्तेदारों के पास रहता है। इस योजना के अंतर्गत के तहत उसकी ट्यूशन का, उसके अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईटीआई करता, सब कुछ खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। सरकार ही उसकी माता है और सरकार ही उसका पिता है। एकल नारी, जिन नारियों को छोड़ दिया जाता है या भटक जाती है या थोड़ा सा कई बार अपनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन नारियों के लिए भी हमने ये योजना लाई। वृद्ध जिनको समाज छोड़ चुका होता है, समय ऐसा आ रहा है धीरे धीरे, उनका कैसे सम्मान किया जाए, इस सुख आश्रय योजना के द्वारा उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने जब उन बुजुर्गों से पूछा कि आपको कपड़े के कितने सेट मिलते हैं, तो साल में 2 बार उनको कपड़े के सेट दिए जाते थे। अब जो बुजुर्ग होते हैं, हम अपने घर में तो हर दिन कपड़े चेंज करते हैं, तो जिनको छोड़ दिया जाए, उनको अगर 2 दिन के 2 बार ही कपड़े मिले तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे। एक कपड़े को धोने को देंगे और दूसरे को पहनेंगे। मैंने आज ही फैसला किया कि उनको 10,000 रुपए के कपड़े, 5,000 विंटर के लिए, 5,000 सर्वर के लिए उस वृद्धाश्रम से पूरे हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। हमने पाया तकरीबन 6,000 के करीब इस प्रकार के अनाथ बच्चे, डम एंड डफ बच्चे, बुजुर्ग, एकल नारी है। तो पहली योजना हमारी सरकार की 1 महीने के अंदर ये योजना आई, जिसमें मैंने अपनी पूरी पे और हमारे साथी विधायकों ने 1-1 लाख रुपया दान दिया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इस योजना में लोग बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रहे हैं। पिछले कल ही मेरे पास 16 लाख रुपए के चेक आए हैं जो इस योजना में दान करने के लिए दिए जा रहे हैं। अब सरकार का मकसद क्या होता है? सरकार का मकसद समाज का सबसे वंचित वर्ग, जिसकी कोई सुध नहीं लेता, जिसके बारे में कोई पूछता नहीं, सबसे पहले उसकी आवाज को पहचानना होता है और उसके दुख को दूर करना होता है। यही नहीं, जिस प्रकार हम अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों को पालते हैं, अपने बच्चे के लिए तो हम अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अपने बच्चों को घुमाने के लिए हम दिन रात आड़े परे जाते हैं। हमने कहा कि इन बच्चों को भी, इन बुजुर्गों को भी, इन महिलाओं को भी हम साल में 10 से 15 दिन के भीतर घूमने का मौका देंगे। और उनकी सुविधा जिस तरह हम अपने बच्चों को देते हैं, फ्लाइट के माध्यम से बाय एयर और 3 स्टार होटल की सुविधा होगी। ये हमारी सुख आश्रय योजना के तहत उन 6,000 लोगों के लिए हमारी पहला कार्यक्रम है। पिछले ही कल हमारी सरकार ने फैसला किया, हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। बार बार विपक्षी दल हम पर उंगली उठाता था, कैबिनेट नहीं हो रही, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन रहे, पोर्टफोलियो नहीं बन रहे। सब कुछ बना हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं चाहता तो 1 दिन में 2 दिन अपने मुख्यमंत्री में 2 दिन में कैबिनेट बना लेता। हमने कहा आप सीखिए, आप योजनाओं को सीखिए, पोर्टफोलियो को हमने बांटा। और पहले ही कैबिनेट में हमने जो वादा किया था, कांग्रेस पार्टी में हमारी सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे में हमने 10 गारंटी योजनाएं रखी हुई थी। उसमें पहली गारंटी योजना क्या थी? ओपीएस थी। जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इस हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, शिक्षा संस्थान बनाने में उनका योगदान होता है,
सड़क बनाने में उनका योगदान होता है, पुल बनाने में उनका योगदान होता है। हमने कहा हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहते, हम उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ताकि वो आने वाले समय में अपना जीवन यापन बुढ़ापे का अच्छी तरह से कर सके। दूसरी योजना, ये वही अधिकारी है, मैंने कोई अधिकारी चेंज नहीं की है, ये वही अधिकारी हैं जो कहते थे ओपीएस नहीं दे सकते, लेकिन योजनाओं में बदलाव लाकर दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। ये मेरा दायित्व था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हमारी कांग्रेस की पार्टी ने जो आपसे वादा किया उसको निर्वाह किया जाए। अब दूसरा वादा गारंटी योजना में हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमने कहा जो हमने कहा वो करेंगे। समय चाहिए, प्रत्येक महिला को हमने कहा कि आने वाले समय में हम 1500 रुपया की पेंशन, मासिक पेंशन लगाएंगे। 5 साल में ये पेंशन सभी महिलाओं को लगेगी। 5 साल में 18,000 रुपया एक बेटी को हमारा मिलना शुरू हो जाएगा 1 साल में। ये सोच महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। वैसे भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हमारी महिलाएं इस बार के जो पंचायती चुनाव, राज चुनाव हुए उसमें 50% के आरक्षण से 55% चुनाव जीत कर आई। अब युवाओं को रोजगार कैसे मिले? हिमाचल प्रदेश में सरकारी रोजगार एक बड़ा माध्यम है, पर सरकारी रोजगार के मामले में मैं आपको पिछली कुछ सरकार की कारगुजारी बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पुलिस अधिकारियों से बात हुई, मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि ये पेपर कैसे लीक हो जाता है, पेपर कैसे बिक जाता है, क्या कारण है कि गरीब मां बाप का बेटा जो सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहता है, उस गरीब मां बाप ने अपने बेटे को किस तरह पढ़ाया होगा और सोचा होगा कि कभी ना कभी मेरा बेटा सरकारी रोजगार मिलेगा। विडंबना देखिए, 25 दिसंबर को एग्जाम होना था, मेरे अधिकारियों से बात हुई, हमने कहा आप ये पता लगाइए कि जब पेपर होगा तो ये फर्जी पेपर लीक घोटाले वाले आदमी एक्टिव होंगे। अधिकारियों की एक टीम बनी, जाल बुना गया और उस जाल में वही बात हुई जो हमने सोच रखी थी। पेपर लीक हो चुका था 25 दिसंबर का और उसको बेचने के लिए जिस दलाल ने आगे कदम बढ़ाया उसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यही ये बात नहीं रुकी। 25 दिसंबर के पेपर को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां 1 तारीख को जो पेपर होना था वो भी लीक हो चुका था, वो भी बिक चुका था। और ये धंधा अभी से नहीं चला है। पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, पूर्व सरकार ने उसको छुपाने की कोशिश की। पूर्व सरकार ने हमारे हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया और अन्याय ऐसा कि रोजगार बिक रहा था, सरकारी नौकरियां बिक रही थी और पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार आंखें बंद करके सोई हुई थी। हमने इस दृष्टिकोण को अपनाया और जितने भी 3 पेपर आगे होने वाले थे वो लीक हो चुके थे, 2.5 लाख रुपए में बिक चुके थे। ऐसी जांच पड़ताल में अभी ऐसी खबरें आई है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हिमाचल के युवाओं को धोखा और किसी सरकार ने ठगा है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया। हमने उसकी कार्यप्रणाली को सस्पेंड कर दिया और अपने हिमाचल के युवाओं को यह वादा किया कि आने वाले समय में जो भी सरकारी रोजगार होगा उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी,
मेरिट को कोई इग्नोर नहीं किया जाएगा और जो मेरिट के आधार पर आएगा उसको रोजगार दे दिया जाएगा। इसके लिए हमने तीसरा वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उसकी रिपोर्ट भी अभी 30 दिन के भीतर आएगी। ये हमारी सरकार का कर्तव्य है। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अभी सिर्फ 1 महीने का समय हुआ है। हमारा मेन मकसद जो है, मैं खुद गांव के परिवार से, गरीब आम परिवार से, किसान परिवार से उठकर आता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम एक बड़ी जल्दी एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं कि गांव का किसान ये महसूस करेगा कि आने वाले वक्त में मेरी आर्थिक समृद्धि हो। हमने एक गारंटी योजना लाई, जिस तरह मनरेगा की गारंटी योजना है, 100 दिन का रोजगार मिलता है आपको। उसी दृष्टिकोण से देखते हुए गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव में परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमने कहा कि हम 10 किलो गाय का और भैंस का दूध प्रति लीटर आपके से खरीदेंगे रोजगार के लिए। वो हम दूध का बेचने के लिए नहीं आएंगे, स्वावलंबन के लिए आपके पास आएंगे। और उस 10 किलो दूध में आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई पशुधन वाले हैं, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हजारों करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते हैं। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन बन रही है, 1300 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमको सर रेवेन्यू शेयरिंग क्या मिलेगी, तो कहते हैं ये तो रेलवे ने सर्विस प्रोवाइड कर दी। 1300 करोड़ रुपए देकर सीमेंट इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है भानुपल्ली से बिलासपुर तक। और सीमेंट का रेट हिमाचल में महंगा, पंजाब में सस्ता। हमने कहा ऐसा चलेगा नहीं, हम अपने गांव के किसान को मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गाय का दूध का रेट 80 रुपए प्रति किलो होगा, भैंस के दूध का रेट 100 रुपए किलो होगा। मेरे अधिकारियों से बैठक हुई, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? कि गाय बाजार में आप दूध किस रेट पर बेचोगे? मैंने बोला हम तो 60 रुपए पर ही बेचेंगे 60 रुपए पर गांव के परिवार को महीने का 24,000 रुपया मिले। उस 24,000 में हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, हम गोबर भी 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हम पर उंगली उठा रहे हैं, समय दीजिए, आपके आने वाले समय में ये योजना आपके गांव तक पहुंचेगी और पशुधन का सम्मान किया जाएगा। इससे क्या होगा? आप 8,000 की नौकरी के लिए भागते हैं, 5,000 की नौकरी के लिए भागते हैं। जब आप 10 किलो दूध सरकार को 80 रुपए के हिसाब से देंगे तो एक दिन में आपकी आय 800 रुपए होगी और महीने में 24,000। अब इतना दूध आएगा, हम क्या करेंगे उसका? बाजार में तो हम 60 रुपए का बेचेंगे। हमें उससे मकसद नहीं है, हमें मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से है, ताकि जितना खर्चा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में हो रहा है, प्राकृतिक खेती के माध्यम से हो रहा है, उस ढंग से हमने अंदाजा लगाया। तो हमने कहा ये डायरेक्ट सब्सिडी में हमारे डायरेक्ट परिवार के पास पहुंचेगा। इस योजना को हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे और फिर पूरे प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्टों में लागू करेंगे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमारी सरकार को आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता में आए हैं, सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। बोल रहे होते हैं लेकिन हम अपने ढंग से कार्य करते हैं। पीडब्ल्यूडी में टेंडर होते हैं, 20-20 दिन, 1.5 महीना लग जाता है। आज ये निकला है 15 दिन के बाद ये भरो, हमने उसको भी कम कर दिया। हमने कहा काम आपको 20 दिन के अंदर देना पड़ेगा, वरना कंसर्न अधिकारी उसकी जिम्मेवार होगा। परिवर्तन के दौर में हमारा बजट आएगा, बजट तक आप इंतजार कीजिए। लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, आम आदमी से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, किसान से जुड़ा हुआ हमारा बजट होगा, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हमारा बजट होगा।
उसकी मैं अभी कुछ चीजें आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं, हमें 5 साल का वक्त मिला है। जो व्यवस्था पिछले 75 साल से चलती आ रही है उसको बदलने के लिए समय चाहिए। विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास के अनुरूप कार्य करेंगे, हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, लेकिन विश्वास आपका चाहिए, तभी हम ताकत लेकर, आपकी ताकत लेकर ये फैसले कर सकते हैं। आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, कम से कम 900 करोड़ रुपए का भार इस राज्य पर पड़ा। पिछली सरकार का हाल देखिए, डीए की किस्त देनी है वो भी हमारे पर छोड़ गए, पेंशनर का 5000 करोड़ देना वो भी हम पर छोड़ गए। डबल इंजन की सरकार, और यही नहीं, 4000 करोड़ रुपया तो एरियर उनका बनता है जो बेचारे अभी सरकारी कर्मचारी नौकरी पर लगे हुए हैं। 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़ करके हम घबराए नहीं। 900 संस्थान खोल दिए गए, 380 स्कूल, एक भी टीचर नहीं, वाटर कैरियर के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 75 साल में यशवंत सिंह परमार हुए, रामलाल जी हुए, वीरभद्र सिंह जी हुए, शांता कुमार जी हुए, धूमल जी हुए, उन्होंने संस्थानों को मजबूत किया। सुन्नी का स्कूल 50 साल पुराना, इसको मजबूत किया। ऐसे ऐसे कॉलेज खोल दिए कि आज मैं कॉलेज सुन्नी गया तो बोला एक भी लेक्चरर पढ़ाने के लिए नहीं है। 4.5 साल तो जयराम ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। चुनावों के 6 महीने पहले कोई ऐसी देवीय शक्ति उनमें प्रवेश कर गई कि 900 स्कूल खोल दिए। ना टीचर, ना फार्मासिस्ट, बोला चुनाव जीतना है, जीतो। लोगों ने 900 स्कूल खोलने के बाद भी कहा कि नहीं, तुम नहीं ठीक हो, आप अभी आराम कीजिए। डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि 75,000 करोड़ रुपए का आपने हम पर कर्ज चढ़ाया है। 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी के देने हैं, 11,000 करोड़। 5,000 पेंशनर बेचारे रोज हमारे पास आते हैं कि हमारे एरियर दे दो। सरकारी कर्मचारी रोज सोच रहे कि 25 जनवरी आएगी, कुछ डिक्लेयर होगा। और जो 6 पे कमीशन आया, डीए वाले पूछ रहे हैं कि हमारा डीए कब मिलेगा। सारा चीजें हमने ही करनी थी भैया, आप भी तो 5 साल से बैठे रहे, लेकिन हम सब करेंगे। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, 2 या 3 साल चाहिए, उस वक्त का इंतजार कीजिए। हम कड़े फैसले लेंगे आम जनता के हित में। इसलिए आज मैं आपके पास इस मकर संक्रांति को आया हूं, फिर करसोग के तत्तापानी की पावन धरती पर आने वाले समय में हम आएंगे। और आज ही मैंने अपना पहला जीवन का मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक तो मैं रहा हूं, मुख्यमंत्री के तौर पर आज बॉयज हॉस्टल था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उसका शिलान्यास किया। और दूसरा मकर संक्रांति पर आपके पास आया हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, मेला कमेटी जी के हेतराम शर्मा जी, सब लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। सब लोग जो आए थे, बार बार अनुरोध कर रहे थे। महेश राज जी का भी धन्यवाद करूंगा, इनसे भी मैंने आने से पहले पूछा था, ऐसा नहीं है कि इनसे पूछ के हम आए हैं, लेकिन मेरा अपना नाता बचपन से यहां से जुड़ा हुआ है। एक बार नहीं आया मैं, सुन्नी 2-3 बार आया हूं, क्योंकि डिबेट होती थी, हॉकी होती थी, फुटबॉल होते थे, खेलने आते थे। तो आप सब लोग ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।